हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, हम अपनी जो टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट वाली सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हैं और आज के इस लेक्चर में हम मॉक टेस्ट नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों देखिए, मैं ऑलरेडी आपको 12 मॉक टेस्ट कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके जरूर देखिए। दोस्तों, आपको जहां भी दिक्कत आती है आप वीडियो में सॉल्यूशन देख सकते हो। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सॉल्यूशन के साथ में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देता हूं, आप वहां भी सॉल्यूशन देख सकते हो। दोस्तों ठीक है, ये सीजीएल 2024 के लिए आपके लिए रामबाण है। आप मेरे साथ कंटिन्यूटी बना के रखिए, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों ठीक है, अगर आप देखिए, एक चीज और बता दूं आपको, अगर आप डेली एक मॉक टेस्ट चाहते हो रेगुलर बेसिस पर तो आपको उसी तरीके का रेस्पॉन्स भी दिखाना पड़ेगा। दोस्तों ठीक है, यानी कि एक दिन में अगर प्रॉपर व्यूज आएंगे तो मैं अगले दिन आपको तुरंत वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों और पहला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है एक लैंप साइड इज इन द शेप ऑफ ए पार्ट ऑफ ए कॉन। ठीक है, इट्स टॉप एंड बॉटम एंड्स आर सर्कल्स विद सर्कमफेरेंसेस आर रेस्पेक्टिवली 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। देखिए आपको भाई ये एक कौन का पार्ट है और दो सर्कल भी गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपको एक फ्रस्ट्रम की फॉर्म में गिवन है। दोस्तों ठीक है, तो मैं आपके लिए एक फ्रस्ट्रम का डायग्राम बना देता हूं। ठीक है दोस्तों, ये बना दिया मैंने आपके सामने फ्रस्ट्रम। आगे क्या बोल रहा है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स इज 6 सेंटीमीटर। इसके एंड्स हैं जो, यानी कि टॉप एंड और बॉटम एंड, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ये आपका टॉप हो गया और ये इसका बॉटम हो गया। इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपको पता होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगी और ये गिवन है आपको 6 सेंटीमीटर, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर गिवन है आपको ये। और देखिए ऊपर वाला जो सर्कल है इसका सरकमफेरेंस है 30 सेंटीमीटर और नीचे वाले का 40 सेंटीमीटर। और ये सारा डाटा सेंटीमीटर में, ध्यान रखिए मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, अब बोल रहा है इफ द कॉन वर टू बी कंप्लीटेड, अगर इस फ्रस्ट्रम, जिस कॉन में से काट के इस फ्रस्ट्रम को बनाया गया था, अगर उस कॉन को कंप्लीट कर दिया जाए, तो मैंने इस कॉन को कंप्लीट कर दिया दोस्तों इस तरीके से, आगे इन दोनों भुजाओं को बढ़ा के। ठीक है, अब मैं इसकी हाइट भी बना देता हूं भाई। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए ये हाइट भी आपकी यहां परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब आपको देखते ही समझ आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। पूछा क्या है, आप ये देखते हैं, देन हाउ फार वुड इट्स वर्टेक्स, यानी कि जो कौन बना है इसका वर्टेक्स ये फ्रॉम द टॉप एंड, यानी कि जो पहले फ्रस्ट्रम था उसके टॉप एंड, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बतानी है आपको। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं भाई इस डिस्टेंस को मैं h मान लेता हूं। ठीक, अब आप देखिए भाई, आपको पता है दोनों सर्कल का आपको सरकमफेरेंस गिवन। अगर मैं इसकी रेडियस को r1 मानता हूं, इसकी रेडियस को r2 मानता हूं, तो छोटे वाले यानी ऊपर वाले सर्कल का जो सरकमफेरेंस बनेगा वो कितना बनेगा, 2 पाई r1। 2 पाई r1, हालांकि 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, मैं दोनों का रेशियो ले रहा हूं। ठीक है, 2 पाई r2 बराबर ये आपको 30/40 मैंने रेशियो ले लिया। अब आप कहेंगे सर रेशियो क्यों लिया, रेशियो से क्या होगा। दोस्तों आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आ रहा है कि इसमें सिमिलरिटी लगेगी और सिमिलरिटी में मुझे रेशियो से ही मतलब है। तो आपका 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो यहां से आपका r1 अपॉन में r2 जो आएगा निकल के वो आएगा भाई 0 से 0 कट जाएगी, 3/4। ठीक है दोस्तों, ये r1 अपॉन में r2 की वैल्यू आ गई। अब आप देखिए भाई, अगर मैं इनको नाम दे देता हूं P A B और ये C और D। ठीक, अब आप देखिए भाई ट्रायंगल PAB मैं लिख देता हूं, ट्रायंगल PAB सिमिलर होगी किसके, ट्रायंगल PCD के। अब ये सिमिलर क्यों होगी, देखिए मैं आपको वो भी समझा देता हूं सिमिलर क्यों होगी। दोस्तों अब ध्यान से देखिए भाई, ये एंगल तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है और ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये तीसरा एंगल जो बचा है ये इसके अपने आप ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए भाई, जो आपका कॉमन एंगल है वो छोटे वाले ट्रायंगल PAB में, वो उसकी वैल्यू कितनी है, r1 अपॉन में बड़े वाले में कितनी है, r2, इस कॉमन के सामने बराबर। भाई जो चीज आपको निकालनी है, आपको h निकालनी है, तो इस वाले एंगल को लीजिए, इसके सामने h
और बड़े वाले ट्रायंगल में इस वाले एंगल के सामने h+6। ठीक है दोस्तों, और एक चीज आप यहां से नोटिस करोगे कि भाई आपने R1 अपॉन में R2 की वैल्यू तो यहां से 3/4 निकालिए, तो आप इसके बराबर 3/4 रख दीजिए। अब आप इन दोनों को कंपेयर करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4h बराबर 3h प्लस में 3×18, तो यहां से h की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 18। यही आपसे पूछा था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप स्टार मार्क कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बोल रहा ए कार हैज एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 km/h व्हाइल गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। मैं आपके सामने एक डिस्टेंस मेंशन कर देता हूं दिल्ली और आगरा के बीच की। ठीक है, मान लेते हैं भाई ये दिल्ली है और ये आगरा है। कह रहा है जब वो एक कार जब दिल्ली से आगरा जा रही है तो उसकी जो स्पीड है वो है 60 km/h दोस्तों। ठीक है, कह रहा है एंड हैज एन एवरेज स्पीड ऑफ y km/h व्हाइल रिटर्निंग टू दिल्ली फ्रॉम आगरा। जब वो आगरा से दिल्ली के लिए रिटर्न कर रही थी तब उसकी स्पीड थी y km/h। ठीक है, कह रहा है भाई ट्रेवलिंग द सेम डिस्टेंस, कह रहा है इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द होल जर्नी 48 km/h। पूरी जर्नी के लिए उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो 48 km/h थी दोस्तों। ठीक है, आपसे पूछिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर कोई सेम डिस्टेंस के लिए एक ट्रेन, कार या कोई भी व्हीकल x km/h की स्पीड से जाती है और y km/h की स्पीड से वापसी आती है तो एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। अब आपको टोटल एवरेज स्पीड गिवन है 48, तो बराबर 2xy, यहां x की जगह पर 60 है, y की जगह पर y है। ठीक है, अपॉन में x प्लस वाई, तो यानी कि 60 प्लस में y। ठीक दोस्तों, अब देखिए आप इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और 2 से कटेगा ये 2 बार। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 60 दूनी 120 प्लस में 2y बराबर 5y। अब 2y को इधर ले जाएंगे तो 3y बराबर 120, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? y की वैल्यू आएगी आपकी निकल के 40। 40 या 120 होता है ना, तो यही पूछा था आपसे। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा दोस्तों। ये km/h में होगा क्योंकि आपने हर डाटा आपका km/h में है स्पीड का। आगे बढ़ते दोस्तों, कह रहा मिस्टर मित्तल परचेज, देखिए मिस्टर मित्तल ने कुल 72 करोड़ ये टोटल अमाउंट है, मैं 2 इस्पात कारखाने खरीदे हैं। कह रहा एक तो भारत में और दूसरा मलेशिया में। ठीक है, कह रहा बाद में उसने भारतीय कारखाने को तो 16% लाभ पर बेच दिया और कह रहा है मलेशियाई कारखाने को 24% लाभ पर बेच दिया। ठीक है जी, कह रहा इस प्रकार कुल मिला के उसे 19% का लाभ प्राप्त हुआ है। कह रहा भारतीय कारखाने का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, भाई मान लेता हूं ये तो इंडियन कारखाना है और ये मलेशिया वाला कारखाना है। कह रहा है जो इंडियन वाला है उसको 16% के लाभ पर बेचा था और जो मलेशिया वाला है उसको 24% के लाभ पर बेचा था, और इस तरीके से जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ था उसको वो हुआ था 19%। आपको पता होना चाहिए भाई 19% ओवरऑल है, तो बीच में लगा के मैं बीच में लिख के मैं एलिगेशन लगाऊंगा। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि एलिगेशन लगाते टाइम आपको ये 2 वैल्यू गिवन होंगी और एक टोटल वैल्यू गिवन होगी, और जो ये टोटल वैल्यू होगी ना ये वाली, ये इन दोनों के बीच में कहीं होगी। ठीक है, अब आपको ये पता होगा कि एलिगेशन लगाते समय हम ज्यादा में से कम को घटाते हैं, तो 24 में से 19 जाएगा तो आपका बनेगा 5 रेशियो, 19 में से 16 जाएगा तो 3। ठीक है दोस्तों, ये आपका सीपी का रेशियो आएगा। तो आपके हिसाब से जो टोटल कॉस्ट प्राइस है दोनों कंपनी का वो है 8, बट सवाल तो कह रहा है 8 नहीं 72 है, तो ये करोड़ में है दोस्तों 72। ध्यान रखिए हमारा आंसर भी करोड़ में ही गिवन है, तो आप करोड़ हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। 8 की वैल्यू 72 है तो 9 गुना। आपसे पूछा है इंडियन वाली कंपनी की बात कर रहा है, तो इंडियन वाली कंपनी की वैल्यू कितनी है? 5, कॉस्ट प्राइस उसका 5 है भाई, तो ये आ जाएगा। अगर 8 की वैल्यू 72 है 9 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 9 गुना होगी 45। ठीक है दोस्तों, ये इंडियन वाली का क्या आया? सीपी। आपसे क्या पूछा है? उसका विक्रय मूल्य बताना है। तो अगर आपसे एसपी पूछा है दोस्तों, सेलिंग प्राइस, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कॉस्ट प्राइस है इंडियन वाली का 45, ठीक है, इसका भाई प्रॉफिट कितना हो रहा था आप मुझे बता सकते हैं इसमें? तो आप कहेंगे प्रॉफिट हो रहा था इस पर 16%, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 116%। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज के लिए मैंने नीचे 100 लिख दिया। इसको अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। भाई 5 नाम 45 और 5 से कटेगा 20 बार। अब आप 2 से काट लीजिए क्योंकि नीचे 10 बन जाएगा और 1 के बाद मैं पॉइंट लगा दूंगा, और 2 से कटेगा ये 58 बार।
गुना करेंगे 9 8 72 7 9 5 45 और 7 52, तो 52.2 करोड़ में आपका आंसर आएगा दोस्तों। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है द कंबाइंड एज ऑफ ए मैन हिज वाइफ इज, मैन एंड हिज वाइफ इज 6 times द कंबाइंड एज ऑफ देयर चिल्ड्रन। कह रहा है 2 years एगो देयर कंबाइंड एज वाज 10 times द कंबाइंड एज ऑफ देयर चिल्ड्रन। कह रहा है एंड 6 years लेटर, यानी कि 6 साल बाद कंबाइंड एज, उनकी जो कंबाइंड एज यानी कि देयर कंबाइंड एज विल बी 3 times ऑफ द कंबाइंड एज ऑफ देयर चिल्ड्रन। कह रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन डू दे हैव इफ ईच चाइल्ड इज एटलीस्ट 2 years ओल्ड, यानी प्रत्येक जो बच्चा है उसकी उम्र है वो 2 साल तो है ही है, 2 से ज्यादा भी, एटलीस्ट 2 यानी 2 या 2 से ज्यादा। ठीक, तो भाई मैं यहां कुछ टर्म मानता हूं, आप ध्यान से नोटिस कीजिएगा। भाई मैंने मान ली जो मैन है उसकी उम्र मान ली मैंने m, जो मैन है उसकी उम्र मान ली मैंने m, और जो विमेन है या फिर वाइफ कहिए, वाइफ, उसकी उम्र मान ली मैंने W, और जो चिल्ड्रन है यानी कि जो कंबाइंड एज है चिल्ड्रन की वो मान ली मैंने C। ठीक है दोस्तों, और यानी कि जितने भी चिल्ड्रन होंगे उनकी कंबाइंड एज मान ली मैंने C, और नंबर ऑफ चाइल्ड ये मान लिए मैंने n। तो अल्टीमेटली आपको नंबर ऑफ चाइल्ड n की वैल्यू ही निकालनी है। अब आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपसे बोला है, क्या बोला है दोस्तों आपसे, ध्यान से देखिए, बोल रहा है कंबाइंड एज ऑफ मैन एंड विमेन, मैन एंड हिज वाइफ, तो यानी कि मैन प्लस में वाइफ की जो कंबाइंड एज है 6 times ऑफ द कंबाइंड एज ऑफ द चिल्ड्रन, और आपने चिल्ड्रन की कंबाइंड एज मानी है C, तो 6 times ऑफ C। ठीक है दोस्तों, 6C। कह रहा है 2 साल पहले, अब देखिए 2 साल पहले की बात कर रहा है, तो मैन की एज होगी 2 साल पहले की M-2 प्लस में वाइफ की होगी W-2 बराबर कितना 6 times, ये तो 6 times हो गया, ये देखिए 10 times है अगर वो 2 साल पहले की बात कर रहा है, 2 years एगो। ठीक है, तो यानी कि 10 times ऑफ C, चाइल्ड की कंबाइंड एज कितनी है भाई C, बट अगर मैं 2 साल पहले की बात करूं तो 2, बट हमें 2 ये नहीं पता कि वो चाइल्ड हैं कितने, वो तो हमें निकालना है। तो मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ चाइल्ड मैंने n माने हैं, तो C माइनस में 2n का 10 times है। ठीक है, तो यहां देखिए m प्लस में W-4 बराबर बनेगा 10C माइनस में 20n। ठीक है दोस्तों, और आप यहां से एक चीज और नोटिस कर पा रहे होंगे कि m प्लस W की जो वैल्यू है आपको गिवन है 6C, तो यहां से m प्लस W की जगह पर आप रखोगे 6C। ठीक है, माइनस में 4 बराबर बनेगा आपका 10C माइनस में 20n। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 6C को आप इधर ले जाएंगे तो 4C बराबर इस 20n को आप इधर लाएंगे तो आपका बनेगा 20n माइनस में 4। यहां से आप C की वैल्यू निकाल सकते हो, तो ये बनेगा 5n माइनस में 1। ये आपकी C की वैल्यू आ चुकी है। आगे की कंडीशन पढ़ते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, बोल रहा है, देखिए इसने बोला है फिर 6 years लेटर, यानी कि 6 साल बाद, तो जो मैन है उसकी एज होगी 6 साल बाद M+6 और उसकी वाइफ की होगी W प्लस में 6 बराबर कितने टाइम्स 3 टाइम्स कंबाइंड एज ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि चिल्ड्रन की कंबाइंड एज C और 6 साल बाद का 6 और नंबर ऑफ चाइल्ड मैंने n माने तो 6n। ठीक है दोस्तों, अब आप यहां से एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि m प्लस W की वैल्यू तो आपने 6C निकाली है। ठीक है, तो मैं इसकी जगह पर रखता हूं 6C प्लस में 12 है बराबर 3C प्लस में 3 6 18n। ठीक है दोस्तों, भाई 6C में से 3C जाएगा तो 3C बराबर 18n माइनस में 12 है। ठीक है दोस्तों, यहां से आपकी C की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 6n माइनस 3 चौक 12 4, तो ये यहां से C की वैल्यू आ चुकी है दोस्तों। अब आप नोटिस करोगे दोस्तों क्या कि भाई C की वैल्यू आपको 5n माइनस 1 यहां है, C की वैल्यू आपकी 6n माइनस 4 यहां है, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए। 5n माइनस 1 बराबर 6n माइनस 4,
ठीक है दोस्तों, अब n को इधर लाइए और 4 को इधर ले जाइए तो बनेगा आपका n बराबर 4 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3। तो नंबर ऑफ चाइल्ड n की वैल्यू ही आपसे पूछी थी, तो ये n की वैल्यू आपकी निकल के आएगी दोस्तों 3। ठीक है, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 3। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाकी ये थोड़ा कैलकुलेटिव कह सकते हैं बट कोई नहीं, आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते दोस्तों, कह रहा है इफ पॉइंट्स P एंड Q रिप्रेजेंट रियल नंबर्स, देखिए रियल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये P और Q की वैल्यू 0.73 बार एंड 0.56 बार ऑन दी नंबर लाइन। ठीक है, कह रहा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे P की बात करता हूं तो P देखिए आपको गिवन है 0.73 बार। अब इसका मतलब क्या है, इसको आप लिख सकते हो 0.7333, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं 100p अगर मैं निकालूं, अगर मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो पॉइंट 2 के बाद बढ़ जाएगा, यानी 2 के बाद 73.33 इस तरीके से चलेगा। अगर मैं कहूं, अगर मैं 100 की बजाय 10 से मल्टीप्लाई करता तो 10p, तब आप कहते कि जब 1 के बाद ही पॉइंट लगता, तो यानी कि 7.33 इस तरीके से चलता। अब मैं आपसे कहूं दोस्तों, अगर मैं 100p में से ये 10p घटा देता हूं तो आपका क्या बनेगा, आप कहेंगे 90p, और इधर घटाएंगे दोस्तों पॉइंट के बाद तो ये वाला पोर्शन तो कट ही जाएगा, 73 में से 7 जाएगा तो आपका बचेगा 66। तो यहां से p की वैल्यू जो आएगी आपकी निकल के 6 से काट लीजिए, 6 से 11 छिक्के 66 और 15 छिक्के 90, 11/15 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे बात करता हूं Q की। तो आपको गिवन है दोस्तों Q बराबर गिवन है आपको 0.56 बार। इसको आप लिख सकते हो 0.5666 इस तरीके से। दोस्तों अगर मैं कहूं मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं इसको, तब आप कहेंगे सर 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि लेफ्ट साइड से 2 के बाद पॉइंट, यानी कि 56.66 इस तरीके से चलेगा। अब कहेंगे अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता इसको तब क्या आता, तब कहते हैं आपके 1 के बाद लगता लेफ्ट साइड से, यानी कि 5.66 इस तरीके से चलता। अब मैं आपसे कहता हूं कि यार मैं अगर 100q में से ये 10q घटा देता हूं तो आपका बनेगा 90q, और ये पॉइंट के बाद की टर्म तो कट ही जाएंगी, 56 में से 5 जाएगा तो 51। तो यहां से q की वैल्यू आएगी आपकी 17/30। आपसे पूछा है दोस्तों p माइनस में q। ठीक है, अब देखिए आप इसको भी, भाई यहां 30 है 20, तो यहां भी 30 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे, तो 22/30 माइनस में 17/30। ठीक है दोस्तों, 22 में 17 गए तो 5/30, और 5/30 का मतलब है 1/6। आंसर होगा आपका 1/6, ऑप्शन ए। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इसलिए लिखा है ये वाली टर्म कि क्योंकि ये मुझे रियल नंबर रिप्रेजेंट करने थे, एक नंबर लाइन पर रियल नंबर गिवन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। कह रहा रेडियस बतानी है सर्कल की। देखिए आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए 12, 5 और 13 का ट्रिपलेट होता है, तो आंसर होगा मेरा 13, ऑप्शन डी। अब ये कैसे होगा वो मैं आपको समझा देता हूं। भाई मान लेते हैं ये एक सर्कल है, ठीक है, आपको इस सर्कल में एक कॉर्ड गिवन है जिसकी लेंथ आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं सेंटर ऑफ द सर्कल से इस कॉर्ड के ऊपर इस मिड पॉइंट को मिला देता हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट पर जो लाइन मिलती है वो उस पर परपेंडिकुलर भी होती है, तो ये परपेंडिकुलर भी होगी। अगर ये टोटल 24 थी तो इसका मतलब ये 12 हो जाएंगी, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको 5 गिवन है, आपसे पूछिए रेडियस, तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी आप मुझे बता सकते हैं? तो आप कहेंगे सर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, तो ये वाली जो रेडियस वाली डिस्टेंस है वो 13 आएगी, ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको एक पाई चार्ट गिवन है और इसमें हमें कुछ एक्सपेंसेस गिवन है, किस किस चीज के, एग्रीकल्चर, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, डेयरी और अदर्स के। आपसे पूछा क्या है हम वो देखते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों। आपसे पूछा क्या है, बोल रहा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट सेंट्रल एंगल फॉर्म्ड बाय द सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द एक्सपेंडिचर ऑन रोड्स। अब आप रोड्स देखेंगे तो ये वाला कलर है आपका रोड्स का। ठीक है, तो यहां देखिए ये गिवन है आपको 9.72%। ठीक, तो आप कहेंगे दोस्तों कि आपसे एंगल पूछा है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर
जो 360 डिग्री है इसको रिप्रेजेंट करता है 100%, और आपको निकालनी है 9.72% की वैल्यू। तो 972 अपॉन में 100 लिख देता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपका एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। ठीक, और आप चाहो तो चलिए इसको 2 से काट सकते हो, नहीं 4 से काट लीजिए, 4 नाम 36 और 4 से कटेगा 25 बार। ठीक है, और 2 से काट लीजिए 5 बार, 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12, 9 छिंग 54 5, 9 8 72, 5 से 70 7, 9 चौक 36 और 7 43। ठीक, अपॉन में 125। ठीक है दोस्तों, तो आपका भाई ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 बनेगा, तो 3 बार जाएगा तो 375। ठीक है, 7 में से 5 गए 2 और ये 6 उतार लिया 4 का। अब कितनी, जब 12 पंजे 60 तो लगभग 35 डिग्री आपका आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको एक फिगर गिवन है, कह रहा है इन दी फॉलोइंग फिगर ए रेक्टेंगल एबीसीडी इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। देखिए एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर गिवन है। ठीक है, एक रेक्टेंगल इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है। कह रहा है एंगल डीएई बराबर 30 है, तो ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री गिवन है। ठीक है, कह रहा है एंगल एसीडी बराबर 30 डिग्री है, तो ये एसीडी बराबर ये वाला एंगल भी आपको 30 डिग्री गिवन है। आपसे बोल रहा है, पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, भाई ये रेक्टेंगल है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल एडीई की। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 90 और 30 120, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री। ठीक, अब आपको ये भी पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 होता है, तो ये 60 है, तो ये वाला एंगल कितने का बचेगा, 120 का। और आपको ये भी पता है त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अगर त्रिभुज में अगर मैं बात करूं एईसी ट्रायंगल की, तो इन दोनों का सम 150 है, तो ये वाला एंगल कितने का बचा, 30 डिग्री का। अब ये रेक्टेंगल है तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री था, जिसमें से 30 30 60 ये हो गए, तो ये तीसरा एंगल भी कितने का बचा आपका, 30 डिग्री का। ठीक, अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, ध्यान से देखिए कौन से वाले की, जो मैंने आपको येलो कलर में दिखाया है। अगर इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितने का बचा, आप कहेंगे 60 डिग्री का। ठीक है, और आपको ये भी पता है 60 के सामने वाली वैल्यू √3, 30 के सामने वाली वैल्यू 1, तो ये कितना आएगा 2। ठीक है, ये टोटल जो ये इसका डायगोनल है रेक्टेंगल का, ये 2, या फिर ये कहिए इस सर्कल का, इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो इस सर्कल का डायमीटर भी है। अगर ये टोटल 2 है तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो आर की वैल्यू थी वो 1 आ जाएगी। आपसे पूछा है एरिया ऑफ द सर्कल, तो एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में। ठीक है, और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल √3 इंटू में 1। तो दोस्तों 1 से 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई रहेगा, नीचे भी √3 रहेगा, तो आंसर होगा आपका पाई अपॉन √3। ठीक है, या फिर पाई रेशियो √3, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए बोट ट्रेवल्स डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम फॉर 24 किलोमीटर ईच। कह रहा है द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 7 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपको बी की वैल्यू गिवन है 7। कह रहा है इट टेक्स 14 आवर्स टू कंप्लीट द होल जर्नी। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अपस्ट्रीम स्पीड। आपसे पूछी है b माइनस एस, ये अपस्ट्रीम है यानी कि u की वैल्यू। ठीक है, ये क्या होगी ये पूछिए आपसे। अब आप देखिए भाई 24 किलोमीटर की डिस्टेंस ये डाउनस्ट्रीम में गई, तो मैं कह सकता हूं कि b की वैल्यू 7 प्लस में s, प्लस में उतनी ही डिस्टेंस ये डाउन अपस्ट्रीम में, यानी कि 7 माइनस में s, और टोटल टाइम लगा है 14 घंटे। ठीक, अब आप ध्यान से समझेंगे दोस्तों, अगर मैं भाई देखिए आपसे पूछा है b माइनस एस, और b की वैल्यू आपको गिवन है 7 माइनस एस। ठीक है, 7 माइनस एस की वैल्यू ही अल्टीमेटली आपसे पूछी है। अब आप देखिए, अगर मैं यहां से 7 माइनस एस की वैल्यू, अगर मैं ऑप्शंस की हेल्प लेता हूं, देखिए 7 माइनस एस की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूं, तो आपको यहां पता होना चाहिए भाई 7 माइनस एस की वैल्यू 2 है, तो एस की वैल्यू 5 होनी चाहिए। भाई 2 जब ही आएगी जब यहां एस की वैल्यू मैं 5 रखूंगा। देखिए 7 माइनस एस बराबर 2 तभी आएगी जब मैं एस की वैल्यू 5 रखूंगा। ठीक है, तो एस की वैल्यू अल्टीमेटली मैं 5 रख के यहां 2 लेना चाह रहा हूं, तो अगर मैं एस की वैल्यू यहां 5 रखता हूं, तो आप कहेंगे 7 5 12 दूनी 24, ये तो आ जाएगा 2
प्लस में यहाँ 7 में से यहाँ मैंने 5 रखा तो 7 में से 5 गए 2 और 2 से 24 कटेगा 12 बार और 12 और 2 14, ये 14 आ रहा है। इसका मतलब मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस तरीके से सोचना आपको डेवलप करना पड़ेगा, बाकी ऑप्शंस को आप चेक करोगे तो जो हमारी कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अब इस तरीके से आप यहां भी अपनी सोच डेवलप कर सकते हो। दोस्तों आपको ये अंडर रूट से बाहर निकाल के यहां 7 लाना है, ऊपर वाले को सॉल्व करके और नीचे वाले को सॉल्व करके 3 लाना है, ठीक है। अब भाई मेरे को 20 से जस्ट ऊपर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर 25 नजर आ रहा है, ठीक है, 25 नजर आ रहा है और 25 रखने के लिए मैं यहां x की वैल्यू 5 रखना चाहूंगा, ठीक है। अब x की वैल्यू 5 रखूंगा तो 25 बनेगा, 5 का अंडर रूट 5 प्लस में जब मैंने 5 रखा तो 5 में से गए 4, 4 का अंडर रूट 2 और यहां बराबर मेरा 7 आ चुका है, ठीक है। नीचे देखते हैं भाई यहां 25 का 5 माइनस में 5 में से गए तो 4, 4 का अंडर रूट 2 तो यहां आया आपका 7 और नीचे आया 3, तो ये मेरी नीचे भी 3 आ गया, मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर चुकी है। तो आपने x की वैल्यू 5 रखी थी तो यहाँ 25 का अंडर रूट 5 इंटू में 5 में से गए 4, 4 का अंडर रूट 2, आंसर आया आपका 10। तो देखिए कितनी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया, आंसर सी ऑप्शन आपका आंसर होगा 10। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, a person bought 2 articles X and Y from a department store. कह रहा the sum of the prices before the sales tax was 130 रुपए। कह रहा there was no sales tax on article X। इस X आर्टिकल कोई सेल्स टैक्स नहीं है और कह रहा है 9% सेल टैक्स था आर्टिकल Y पर। कह रहा द टोटल अमाउंट द पर्सन पेड इंक्लूडिंग द सेल्स टैक्स वाज 136.75। आप मुझे बताइए X पर तो कोई सेल्स टैक्स लगा ही नहीं है, केवल 9% Y पर लगा है, जिसकी वजह से 6.75 बचा है जो एक्स्ट्रा लगा है। तो मैं कह सकता हूं कि 9% ऑफ Y बराबर आपको गिवन है कितना 6.75 के। आपको निकालना है 100% ऑफ Y की वैल्यू ही पूछी होगी आपसे, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल Y बिफोर द सेल्स टैक्स, ठीक है। तो 100% ऑफ द Y कितना आ जाएगा आपका, तो भाई आपका 6.75 अपॉन में 9 इंटू में 100 और पॉइंट हटाने के लिए नीचे भी 100, ठीक है दोस्तों। इसको आप सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा भाई, 100 से तो 100 कट ही जाएगा, 9 से काटिए, 9 7 63 बचे 4, 9 5 45, यानी कि आंसर होगा आपका 75 ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपए पी एट R% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 years इज 2.25 पी। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको किसी प्रीवियस सेट में मुक टेस्ट में करा चुका हूं, फिर भी आपका रिवीजन हो जाएगा, मैं दोबारा बता देता हूं। देखिए भाई आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट और डिफरेंस जो सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है 2 साल का, वो होता है P इंटू में R/100 का होल स्क्वायर, तो R² अपॉन में 100 का स्क्वायर, ये 10,000 बनेगा बराबर, ये गिवन है आपको 2.25 पी, तो मैंने पॉइंट हटा के नीचे बट्टे 100 लिख दिया इंटू में P, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो P से तो P कट जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो और 15 15 225, 10 250, तो R की वैल्यू आएगी आपकी 15 इंटू में 10 यानी कि 150%, ठीक। अब बोल रहा है आगे, क्या बोल रहा है देखिए, कह रहा है इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 1 year इज S - 2.25 पी। तो देखिए मूलधन इंटू में दर कितनी है 150, समय कितना 1 साल, अपॉन में 100 बराबर गिवन है आपको S - 2.25 पी, यही गिवन है, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका 50 तिया 150, 50 दूनी 100, ठीक है दोस्तों। ये बनेगा आपका 3P बराबर 2S माइनस में 2.25 का मतलब डबल करेंगे तो 4.5P, ठीक है दोस्तों। अब 4.5 को इधर लाएंगे तो 7.5P बराबर 2S, ठीक। अब आपसे पूछा क्या है वो देखते हैं, कह रहा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 2 years। देखिए भाई आपको पता है P इंटू में 1 प्लस में R/100 का होल स्क्वायर माइनस में P करेंगे जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है, और माइनस P करेंगे तो मैं P पहले ही कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए। तो 1 प्लस में R/100 यानी कि R कितने 150 अपॉन में 100, देखिए R/100 करोगे तो आप 150/100 लिखोगे, तो 50 तिया 150, 50 दूनी 100, तो 1 प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर माइनस में 1, ये बनेगा आपका। तो ये देखिए आप 2 एकम 2 और 3 5/2 स्क्वायर करेंगे तो 25/4, 25 में से 4 गएगा तो 21/4, तो ये बनेगा आपका 21/4 P, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 21/4 इंटू में, यहां से देखिए आप P की वैल्यू निकालोगे तो 2S अपॉन में 7.5 बनेगा,
तो यहां देखिए 2s अपॉन में 7.5 का मतलब 15/2 और 2 को मैं लिख देता हूं ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। भाई 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा, s बचा हुआ है ध्यान रखिए, और 3 से काटिए, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, ऊपर नीचे 2 से गुना करके 7 दूनी 14, तो यानी कि 1.4s, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए, 5 मीटर ऊंचे एक मंच के शीर्ष से एक मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। देखिए आपको पहले एक मंच गिवन है भाई, मान लेते हैं ये एक मंच है जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है, और कह रहा है एक क्या है, मीनार। भाई मान लेते हैं ये एक मीनार है। ठीक है, इनके बीच की जो बेस की जो डिस्टेंस है वो बना देते हैं ये। अब कह रहा है जो ये मंच है इसके टॉप का जो ये मंच है इसके टॉप का उन्नयन कोण है इस मीनार के शीर्ष से इसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री गिवन है आपको। ठीक है, तो बना देते हैं भाई, ये वाला एंगल गिवन है आपको 30 डिग्री। अब आप ये देखिए भाई, ये आपको 5 गिवन है, तो इसके सामने वाली ये भी 5 हो जाएगी, टोटल 45 थी। ठीक है, 45 में से ये 5 जाएगी तो ये वाली बचेगी आपकी कितनी, 40। ठीक है दोस्तों, ये मीटर में है सारी डिस्टेंस, ये 40 बचेगी। अब आप देखिए भाई, आपको पता है, आपसे पूछा क्या है, कह रहा है तो मीनार से कितनी दूर मंच तैनात है। देखिए मीनार की ऊंचाई आपको 45 गिवन थी, तो 30 डिग्री के सामने देखिए अगर ये 30 है तो ये 60 डिग्री। ठीक है, तो 30 के सामने 1 और 60 के सामने √3। ठीक, अब आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर एक की वैल्यू 40 है तो √3 की वैल्यू कितनी होगी, 40√3। ठीक है, और ये अगर 40√3 है तो इसी के बराबर ये होगी, तो इसकी वैल्यू भी 40√3 आंसर आएगा दोस्तों। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है देखिए, एक डीलर ने एक स्कूटर को 5.5% की हानि पर बेचा। यदि उसने इसे 1,000 रुपए अधिक में बेचा होता तो 4.5% का लाभ होता। देखिए यहां है हानि और यहां है लाभ, तो आप करेंगे क्या, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, कितना बन जाएगा, 5 और 4 9 यानी कि 10। तो मैं कहूंगा 10% की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 1,000। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं 100% की वैल्यू कितनी होगी, और 100% अपने आप में सीपी होता है 10,000। तो ये क्या है भाई, ये क्या है आपका सीपी। आपसे पूछा क्या है वो देखते हैं। कह रहा है 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 12% का विक्रय मूल्य का मतलब है इसका 112%, 1% के लिए 2 जीरो कट जाएंगी, तो 112 पर 2 जीरो रख के 11,200 इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, 11,200 यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा द डिस्टेंस बिटवीन द टू पिलर्स इज 120 मीटर। ठीक है, द हाइट ऑफ वन पिलर इज थ्राइस द अदर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन कनेक्टिंग देयर फीट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। कह रहा दी हाइट इन मीटर्स ऑफ द टॉलर पिलर इज। देखिए दोस्तों, भाई मान लेते हैं ये एक टॉलर पिलर है और ये एक स्मॉलर पिलर है। ठीक, अब दोस्तों मेरे को एक चीज तो पता है कि भाई मुझे जो एंगल्स गिवन होते हैं वो 30, 45, 60 और 90 गिवन होते हैं। ठीक है, तो या फिर जिनकी वैल्यू पता होती है। तो अब देखिए भाई, ये टोटल 120 थी, अगर ये टोटल 120 थी और ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये 60 हो जाएंगी, 60 मीटर 60 मीटर। ठीक है, और कह रहा है इसके बेस पे यानी कि मिड पॉइंट पे जो एंगल बन रहे हैं वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि उन दोनों का सम 90 डिग्री है। ठीक है, अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है, अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है। और अब आप देखिए भाई, मैंने यहां एक समझने की कोशिश कीजिएगा, मैंने एक लाइन खींची भाई, एक तो मान लेते हैं ये एक है और एक ये टोटल 3 है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां किसी पॉइंट पर एक तो यहां से एंगल बन रहा है एक वाली से, और एक यहां 3 वाली से बन रहा है, तो बड़ा कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ये वाला छोटा है और जो 3 से बन रहा है वो बड़ा है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई मैं अगर भाई दोनों का सम अगर 90 है तो जिनकी मुझे वैल्यू पता है तो मैं मानता हूं भाई ये 30 मान लेता हूं और ये 60 मान लेता हूं, क्योंकि ये बड़े की तरफ बड़ा एंगल बनेगा। अब आप देखिए, अगर आपको
अगर ये एंगल 60 है तो इसका मतलब मैं इसी पे काम कर लेता हूं भाई, मुझे टॉलर वाली पूछी है, यानी कि अगर ये 1 रेशियो थी तो ये 3 रेशियो थी, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मुझे पूछी है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर ये 60 है, अगर ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, आप कहेंगे बिल्कुल। और आपको पता है 30 के सामने होता है 1, ठीक है, अगर 30 के सामने 1 होता है तो 1 की वैल्यू 60 है, तो 60 के सामने होता है √3, तो √3 की वैल्यू कितनी होगी भाई, तो आप कहेंगे 60√3, ठीक है, और यही वैल्यू आपसे पूछी थी इसकी हाइट, तो 60√3 की वैल्यू 1.732 रखने के लिए बोला है, तो 1.732 इंटू में 60, ठीक है दोस्तों, तो 1 0 भाई, 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19, 17 6 102 और 103, और 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 103.92, ठीक है, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा दोस्तों। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, देखिए बोल रहा है आपसे, कह रहा दी जायंट पांडा एंड ब्लैक फुटेड फेरट आर 2 एंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है जी, कह रहा है ए फेरट टेक्स 9 लीप्स फॉर एवरी 8 लीप्स। देखिए ए फेरट टेक्स 9 लीप्स, फेरट टेक्स 9 लीप्स फॉर एवरी 8 लीप्स ऑफ पांडा। तो यहां से मैं अगर पांडा की वैल्यू निकालूं, पांडा का एक लीप कितना होगा, 9/8 लीप्स ऑफ फेरट, ठीक है। अब देखिए आगे और कुछ बोला है आपसे, बोल रहा है, कह रहा है 7 लीप्स ऑफ पांडा आर इक्वल टू 8 लीप्स ऑफ फेरट, यानी कि 7 लीप्स ऑफ पांडा इज इक्वल टू 8 लीप्स ऑफ फेरट, ठीक है दोस्तों। तो यहां से आपसे पूछा क्या है, कह रहा कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द लीप्स ऑफ द फेरट टू दैट ऑफ पांडा, यानी कि F/P, ठीक है, F/P, तो यहां से F/P जाएगा तो 7/8, 7/8। अब यहां से जो आपकी F की वैल्यू होगी दोस्तों वो 7 का मल्टीपल होगी, तो यहां से 61 और 61 ये दो ऑप्शन तो आपके कट ही जाएंगे, 63 63 दो ऑप्शन बचे आपके पास, ठीक है। अब आप देखिए भाई P की वैल्यू अगर मैं यहां से P इधर ले जाता हूं क्रॉस में, तो आपका 9/8 F बनेगा और F से F कट जाएगा, तो रेशो आ जाएगा आपका, यहां से आप 9/8 लिख दीजिए इसको, तो कितना बनेगा 9 7 63 अपॉन में 8 8 64, यानी कि 63/64 आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये भी कट जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आपसे बोल रहा है ए बी और सी एक त्रिभुज ABC के आंतरिक कोण है, यानी इंटीरियर एंगल्स हैं, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए भाई 3 एंगल्स A B और C गिवन है। अब आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, यहां मुझे A/2 और A/2 निकालनी है, तो मैं क्यों ना A की वैल्यू को 90 डिग्री मान लेता हूं, अगर A की वैल्यू को 90 तो B को 60 मान लेता हूं, मैं C को 30 डिग्री मान लेता हूं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 10B + C/2, भाई B + C यानी कि 90/2 45, यानी 10 45 की वैल्यू आ जाएगी ये 1 प्लस में, यहां देखिए साइन 90/2 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस में, कॉट 45 की वैल्यू 1 माइनस में, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है भाई 90/2 45 बन जाएंगे ना ये। अब आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो ये प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका 0, ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन C 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है P + Q = 7 है, P² Q² आपको 25 गिवन है, P - Q की वैल्यू पूछी है और P > Q है। देखिए दोस्तों अगर मुझे पता है अगर मैं P + Q का होल स्क्वायर करता हूं तो आपका बनेगा 7 7 49 बराबर P² प्लस में Q² यानी कि 25 प्लस में 2PQ, ठीक है। तो यहां से PQ की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 25 49 में 25 गई 24, 24 का आधा 12 है, ठीक है। अब मेरे से पूछा P - Q, तो मैं यहां से निकालूंगा P - Q का होल स्क्वायर, ठीक, तो भाई P² + Q² जिसकी वैल्यू 25 गिवन है और माइनस में 2PQ यानी कि 12 दूनी 24, तो यहां से आ जाएगा 1 और इसका हम अंडर रूट निकालेंगे 1 का, तो P - Q की वैल्यू आएगी आपकी 1, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 1 आंसर होगा, ऑप्शन ए आंसर होगा 1। आगे बढ़ते हैं, कह रहा दी कॉस्ट प्राइस इज 60% ऑफ द सेलिंग प्राइस। देखिए दोस्तों 60% का मतलब होता है आपका 3/5, अगर 5 आपका सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस 3 है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं भाई अगर कॉस्ट प्राइस 3 है तो सेलिंग प्राइस है मेरा 5, ये इनका रेशियो है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट, भाई आप मुझे एक चीज बताइए, आप 3 रुपए की चीज को या 5 में बेच रहे हो, ठीक है, तो कितने का फायदा हो रहा है, आप कहेंगे 2 का, भाई 2 का प्रॉफिट हो रहा है, 2 का प्रॉफिट कितने पर हो रहा है, 3 पर, ठीक है दोस्तों, मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहा हूं 3 पर, और ये 2/3 होता है, 66 सही 2/3 या फिर 66.6666%, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए
कह रहा है ऋषभ एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 12.5% अधिक अंकित करता है। अगर मैं क्रय मूल्य को 100 मानता हूं तो उसने मार्क कर दिया 112.5 यानी कि 12.5% ज्यादा। कह रहा है जब वह वस्तु को बेचता है तो उसे लाभ होता है जो एक वस्तु के क्रय मूल्य का 10% है। अगर उसको क्रय मूल्य का 10% लाभ हो रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसका 10% और ऐड करके वो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो भाई वो 10% के लाभ पर बेच रहा है तो इसका मतलब वो 110 में बेच रहा है। ठीक, अब आपसे पूछा क्या है, कह रहा तो उसके द्वारा दी गई छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए 2 दशमलव स्थान तक। अब आप मुझे एक चीज बताएंगे ध्यान से देख के कि भाई 112.5 रुपए की चीज को वो 110 में बेच रहा है तो डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, तो आप कहेंगे 2.5 का। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपसे डिस्काउंट परसेंटेज पूछिए तो 2.5 का डिस्काउंट कितने पर, भाई टोटल एमआरपी पर दिया जाता है 112.5 पर, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 100 पर कितना ये आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए भाई 25 से काटिए इसको, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से 9 बार, 5 से 20 बार, 20/9 या 9 दूनी 18.22% आएगा, 2.22% यानी कि ऑप्शन ए आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है देखिए एक बार ग्राफ गिवन है आपको जो पी और क्यू कंपनीज का जून से अक्टूबर में क्या दिखा रहा है, प्रोडक्शन दिखा रहा है सोप्स का। ठीक है, पूछा क्या है आपसे, इन स्टेटमेंट पर हमें ध्यान देना है। देखिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं, कह रहा है द नंबर ऑफ सोप्स प्रोड्यूस्ड बाय पी इन जुलाई। तो देखिए पी है आपका ब्लू वाला, क्यू है आपका ये रेड वाला। ठीक है, पी इन जुलाई, तो ये देखिए ये रहा आपका जुलाई का महीना और पी का प्रोडक्शन ये रहा इज 28.5% मोर देन क्यू इन दैट मंथ, उसी जुलाई महीने में इससे। अब मुझे बताइए 48 से कितना ज्यादा, आप कहेंगे 24 ज्यादा। 24 ज्यादा है कितने से, 48 से। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूं तो ये कितना आ जाएगा, 24 दूनी 48, 1/2, 1/2 का मतलब 50% ज्यादा है। ठीक है, तो 50% का मतलब ये इसने बोला 28.5%, तो पहला ऑप्शन तो मेरा गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, द नंबर ऑफ द सोप प्रोड्यूस्ड बाय पी इन अगस्त इज 18.5% मोर देन क्यू इन दैट मंथ। तो देखिए ये रहा आपका अगस्त और ये 64 से कितना ज्यादा, आप कहेंगे 10 ज्यादा। ठीक है, तो मैं दूसरा स्टेटमेंट देखता हूं तो 10 ज्यादा है कितने से, 54 से, तो 100 से कितना। ठीक, तो आप इसको और सिंप्लीफाइड कर लीजिए तो ये 5 बनेगा, ये 27 बनेगा, तो ये बनेगा आपका 500 अपॉन में 27। ठीक है, 27 एकम 27, बचे कितने आपके 23 और 0 आपका देखिए 8 बार जाएगा, 7 8 56, 5 7 दून 14, 5 19, बचा कितना आपका 34। ठीक है, बढ़ा ली 0 और आपका 27 पंजे 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, बिल्कुल 5 बार जाएगा, तो 18.5% बिल्कुल सही है, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तीसरा देखते हैं, तो कह रहा है दी नंबर ऑफ सोप्स प्रोड्यूस्ड बाय पी एंड क्यू इन सितंबर इज 144,000। तो ये तो 1000 में गिवन था। ठीक है, ये देखिए थाउजेंड्स में गिवन था, तो हम देखते हैं सितंबर में पी और क्यू का इकट्ठा, ये रहा सितंबर, पी और क्यू का इनका कंबाइंड कितना हो जाएगा भाई, आप देखिए आपका 8 और 6 14, 7 6 13 और 1 14, 144 और 000, यानी कि ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो 2 और 3 आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बोल रहे हैं एन अमाउंट ऑफ रुपए 7600 इज इन्वेस्टेड एट एन ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज पर एट एन एनुअल रेट ऑफ 8%। कह रहा है इफ आफ्टर 5 years द अमाउंट वाज विथड्रॉन एंड हाफ द अमाउंट ऑफ द टोटल अमाउंट वाज इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट, कह रहा फाइंड द रिमेनिंग अमाउंट। देखिए भाई ये तो था प्रिंसिपल 7600, अब कह रहा है 8% से 5 साल के लिए तो 40%, तो अमाउंट कितनी हो गई, आप कहेंगे 140%। तो इसका भाई जो टोटल अमाउंट बनेगी वो 140% बनेगी इसकी, तो आपका कितना बन जाएगा भाई 140%, 0 14 6 84, 8 14 7 98 और 8 106। अब आधी तो इसने स्टॉक मार्केट में और ये रिमेनिंग, ठीक है, तो आधी आधी कर दीजिए, 5320 तो स्टॉक मार्केट में और जो रिमेनिंग बची वो भी बची 5320, तो ये पूछे इसने, तो आंसर होगा आपका 5320 ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए 11 साइन थीटा प्लस में 60 कॉस थीटा बराबर 61। इस केस में आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ए साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा अगर आपको सी के बराबर गिवन है तो आपका जो टेन थीटा होता है वो होता है आपका ए अपॉन बी, और कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा बी अपॉन ए। चाहो तो आप इसी को याद रख सकते हो, ए अपॉन बी। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू पुट करिए। देखिए यहां ए की वैल्यू 11 है, बी की वैल्यू 60 है, ठीक है, और सी की वैल्यू 61 है, तो आपको ए और बी से मतलब है, तो आप यहां रख इसमें वैल्यू पुट करेंगे भाई 660, ठीक है, इनटू में टेन थीटा की जगह ए अपॉन बी यानी कि 11 अपॉन में 60 प्लस में 60 अपॉन में 11,
ये बनेगा और अंडर रूट में। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए भाई 11 11 121 और 6 6 3600 3721, तो ये बनेगा 660 इंटू में 3721 अपॉन में एलसीएम 11 6 66 660। अब देखिए भाई आपका 660 से 660 कट जाएगा और ये 6 6 36 ये 61 का स्क्वायर होता है, तो ये बचेगा आपका 61। ठीक है, आंसर होगा आपका डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन ई एफ एट एम एंड एन रेस्पेक्टिवली। देखिए कहना क्या चाह रहा है, हमने दो पैरेलल लाइन खींच दी ए बी और सी डी, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन ई एफ इनको एम और एन पर काटती है। तो मैं नाम दे देता हूं भाई, ये ए और बी थी, ये सी और डी थी, और ये ई और एफ एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इन दो लाइनों को एम और एन पर काटती है, ये बोला है अभी तक। ठीक है, द लाइंस एम पी एंड एन पी, दोनों पी पॉइंट कॉमन है यहां दोनों में, ध्यान रखिए, आर द बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ बी एम एन यानी कि इसका एंगल बाइसेक्टर, और डी एन एम यानी कि इसका एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, तो इस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में भाई इनके एंगल बाइसेक्टर किसी पी पॉइंट पर मिलेंगे डेफिनेटली। क्यों, अभी बताता हूं क्यों। क्योंकि दोस्तों यहां पॉइंट हमें ये देखिए एमपी और एनपी कॉमन गिवन थे, एमपी और एनपी एक कॉमन पॉइंट पी गिवन था। यहां आपसे पूछा एंगल एमपीएन यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछा है। ठीक है दोस्तों, ये वाला एंगल। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर ये वाला एंगल आपसे पूछा है तो कैसे कर पाएंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर मैं इस वाले एंगल को 2 अल्फा मान लेता हूं। मैंने 2 अल्फा क्यों माना, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये भाई आपको पता है दो अगर ये क्रॉस में इस तरीके से है, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा बनता है, अगर ये वाला 2 अल्फा है तो ये वाला एंगल भी 2 अल्फा, तो इसका मतलब ये अल्फा अल्फा बन जाएंगे। ठीक है, अगर देखिए दोस्तों आप इस तरीके से दो पैरेलल लाइन से, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, तो ये 2 अल्फा है तो दोस्तों ये भी 2 अल्फा होगा। ठीक है, अगर ये 2 अल्फा होगा तो एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180, तो ये वाला पूरा एंगल कितना होगा, आप कहेंगे 180 माइनस में 2 अल्फा। अगर 180 माइनस 2 अल्फा ये पूरा एंगल है, तो इसका मतलब ये 90 माइनस अल्फा और ये भी 90 माइनस अल्फा। ठीक है, अगर ये 90 माइनस अल्फा 90 माइनस अल्फा है, तो मैंने त्रिभुज का तीसरा एंगल को थीटा मान लिया, जो मुझे निकालना है। आपको पता है त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो थीटा प्लस में अल्फा प्लस में 90 माइनस अल्फा बराबर होगा आपका 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए आपका अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो थीटा 180 में से 90 जाएगा तो 90 डिग्री, तो आंसर होगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां आप देखोगे ध्यान से, तो ये ऊपर नजर आ रहा है आपको ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, और नीचे नजर आ रहा है आपको ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी। ठीक है, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब को आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ए माइनस बी इंटू में ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस में ए बी। ठीक, और नीचे आपको ये गिवन ही है ए की 2 प्लस बी की 2 प्लस में ए बी। अब आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो भाई ये आपका ये तो आपस में कट ही जाएगा, ये बचेगा आपका क्या, ए माइनस बी बचेगा, और यहां ए की वैल्यू आपको ये गिवन है और बी की वैल्यू ये गिवन है दोस्तों। ठीक है, अब आप ए की वैल्यू पुट कीजिए, यहां कितना है 3.25 माइनस में बी की वैल्यू 1.75। अब आप माइनस करोगे तो 5 में से 5 जाएगा 0, 32 में 17 गए तो 15, और एक के बाद पॉइंट लगाइए, आंसर होगा आपका 1.5। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। तो इस तरीके से दोस्तों आपके टोटल 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी मिली होगी, कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे होंगे दोस्तों। अगर आपको मेरे फर्ज पसंद आ रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। अगर देखिए एक दिन में अगर अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं तो मैं आपको रेगुलर बेसिस पर एक मॉक टेस्ट डेली प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, वो आपके रेस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और मुझे अगर रेस्पॉन्स मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आपको एक मॉक टेस्ट डेली प्रोवाइड करूंगा, और आप बहुत जल्दी ये सारे मॉक टेस्ट कंप्लीट कर पाओगे, और इसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट करवा दूंगा। ठीक है, आप हर लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों, तो तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।